मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हम लोग बात करने जा रहे हैं अब यहाँ पे एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जो प्रॉब्लम है एडिशनल एक्सरसाइज का, और ये प्रॉब्लम आपका 4.29 है। राइट, अच्छा प्रॉब्लम है। तो आप सबसे पहले इस प्रॉब्लम को एक तो आप अटेम्प्ट ले लीजिए, अटेम्प्ट लेने के बाद फिर डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिए। और जैसा कि मैं कहता ही रहता हूँ कि भाई चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी कर लीजिए, लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताते रहिए। मैं बार बार कहता हूँ करिए काम आप, क्योंकि ताकि हमारे काम से सबको बेनिफिट हो सके। और चैनल को खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी सब्सक्राइब कराइए, कमेंट लिखा कीजिए, लाइक करा कीजिए, वीडियो को और जगह पे प्लेस करा कीजिए, औरों को और दिखाया कीजिए। राइट, बढ़ते हैं आगे, प्रॉब्लम को देखते हैं कि ये है क्या प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहा गया कि भाई कि एक बुलेट है जिसको फायर करेगी 30 डिग्री पे विद द हॉरिजॉन्टल। अब वो ग्राउंड को कोलाइड करते हैं 1.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो आप एक बुलेट बना दिया हमने, और ये आपका ग्राउंड हो गया। आपने यहाँ पे 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, तो ये जाके इसको कोलाइड कर रहा है 1.5 किलोमीटर पे। प्रॉब्लम कहा गया कि क्या एंगल थीटा को, मतलब ये जो थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ, यदि मैं इसको एडजस्ट करूं मतलब कभी 45 डिग्री, कभी 55 डिग्री, कभी 75 डिग्री, कभी 35 डिग्री, ऐसे करके, तो क्या मैं एक टारगेट जो 5.0 किलोमीटर यहां से है दूर, क्या मैं उसको मार सकता हूं? मतलब है कि मान लिया जाए कि ये हमने थीटा कर लिया है एक ऐसा, जिससे कि मैं चाहता हूं 5.0 किलोमीटर पे आगे के टारगेट को मारना, मतलब एक तरह से 5 किलोमीटर के टारगेट को मारना। तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं, यदि वही सेम स्पीड रखी जाए बुलेट की तो? राइट, ये प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम कैसे होगा? बात यहां पर क्या है कि आप स्पीड तो वही रखा है आपने, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को एक तरह से चेंज कर रहे हैं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को चेंज करके आप रेंज को बेसिकली वेरी कर रहे हैं। यदि मान लिया जाए कि जो इस बुलेट की मैक्सिमम रेंज है वो 5 किलोमीटर से ज्यादा हो गई, तब तो किसी न किसी एंगल पे ये बुलेट उसे मार देगा। इस पॉइंट को किसी न किसी एंगल पे, जो 45 डिग्री पे एग्जैक्टली तब मारेगा जब जबकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पे जो है, जबकि मैक्सिमम रेंज भी 5 किलोमीटर के इक्वल हो जाए। मान लीजिए मैक्सिमम रेंज आपका 6 किलोमीटर है सपोज इसकी, तब तो 5 किलोमीटर जो यहाँ से सिचुएटेड है जो टारगेट, उसको तो हिट कर देगा किसी न किसी एंगल पे। लेट से हो सकता है 40 डिग्री पे कर दे, 50 डिग्री पे कर दे, कहीं ना कहीं कर देगा। लेकिन यदि मैक्सिमम रेंज की वैल्यू 5 किलोमीटर से कम हुई, लेट से मान लेते हैं हम लोग कोई 4 किलोमीटर, तब तो किसी भी एंगल पे इस टारगेट को ये बुलेट मार ही नहीं पाएगा। तो इनडायरेक्टली ये प्रॉब्लम कर रहा है कि आप बुलेट की मैक्सिमम रेंज निकालिए। यदि मैक्सिमम रेंज निकाल लेते हैं, अब मैक्सिमम रेंज की वैल्यू 5 किलोमीटर से ज्यादा आ गई, तब तो कहेंगे ना किसी न किसी एंगल पे वो हिट कर देगा, मार देगा, उससे कोलाइड कर देगा उस पॉइंट को, टारगेट को। लेकिन यदि मैक्सिमम रेंज की वैल्यू 5 किलोमीटर से कम आई, तो किसी भी एंगल पे यहाँ पे ये बेसिकली उससे टारगेट को मार नहीं पाएगा। तो अब हमारे को बेसिकली रेंज के ऊपर बात करनी है, अब मैक्सिमम रेंज के ऊपर। तो यदि यहाँ पे इसकी स्पीड u हो और एंगल थीटा हो, तो रेंज क्या होता है बताइए? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है, यही तो होता है। अब बात यह है कि मैक्सिमम रेंज कब होगा? जब साइन 2 थीटा 1 के इक्वल हो जाता है और थीटा 45 डिग्री हो जाए। तो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू एक तरह से आ गई आपके पास u स्क्वायर बाई जी, ये आ गई आपकी। लेकिन बात तो ये कि u नहीं पता है, तो u पता करना है तो ये तो यहीं से पता चलेगा, क्योंकि इसका u और इसका u सेम है, बिकॉज यहाँ पे u की वैल्यू वही है। हालांकि एक और दे रखा है एजम्पशन कि एयर फ्रिक्शन नेग्लेक्ट करना है, तो वो तो एक बात है ही यहाँ पे। तो u की तो वैल्यू वही है, जो ये है वो यही है। अब इस इंफॉर्मेशन से u की वैल्यू आपके पास आएगी। अब ये रेंज 1.5 किलोमीटर है, कब? जब स्पीड u है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री है, तो इसका तो 1.5 किलोमीटर विल बी इक्वल टू u स्क्वायर साइन थीटा 30 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री हो गया, डिवाइड बाई जी। यहां से u की वैल्यू आ जाएगी और उससे मैक्सिमम रेंज निकाल लेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा स्मार्टली काम कर लेते हैं, u स्क्वायर इंटू √3/2g कर लेते हैं। अब इसको और इसको डिवाइड कर दीजिए, मतलब r मैक्सिमम, ये स्मार्ट वर्किंग हो गई ना, कैलकुलेशन कम पड़ जाएगा। डिवाइड 1.5 किलोमीटर, किलोमीटर में ही रहने दीजिए, दैट विल बी इक्वल टू यहाँ पे u स्क्वायर बाई जी इंटू जी डिवाइड बाई 2g डिवाइडेड बाई u स्क्वायर इंटू √3, ये वाला। अब u स्क्वायर क्या हो गया? नेगलेक्ट, कैंसल आउट, जी भी क्या हो गया? कैंसल आउट। तो इससे क्या हो गया? मैक्सिमम रेंज आपके पास आ गया। मैक्सिमम रेंज विल कम आउट 3/√3 किलोमीटर। मैक्सिमम रेंज
will come out 1.5 into 2, 3 divided by root 3. That means it will come out, करके देखेंगे तो it will come out √3 किलोमीटर। ये मैक्सिमम रेंज है इसका। अब मैक्सिमम रेंज √3 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, देखिए करके ध्यान से देखिए, यहाँ पे इससे 1.5 के साथ डिवाइड किया, पूरा कर करा के कैलकुलेशन मेरे ख्याल से यही आएगा। देखिए u²/g इंटू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2g/u² इंटू √3, जी कैंसिल आउट हो गया, u² कैंसिल आउट हो गया, 1.5 इंटू 2 विल गिव 3, 3/√3 किलोमीटर, उस 1.7 के आसपास। मतलब मैक्सिमम रेंज है ही 1.7 के, किसी भी हालात में 5 किलोमीटर के टारगेट को मार ही नहीं पाएगा, ये मार ही नहीं सकता किसी भी एंगल पे, क्योंकि मैक्सिमम रेंज इसकी इस पर्टिकुलर स्पीड पे, जो यू स्पीड है गन बुलेट की, उस पे तो 1.7 किलोमीटर के आसपास, 1.7 कुछ कर लीजिए, 5 किलोमीटर के इर्द गिर्द तो कहीं नहीं है। जिसका मतलब इस केस में किसी भी एंगल थीटा पे ये जो बुलेट है जो कि इस गन से फायर करी जा रही है, उसी स्पीड को रखते हुए कभी भी उस टारगेट को मार नहीं पाएगा। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो मेरे ख्याल से सारी बातें आपको समझ में तो आई होगी, पक्का है, राइट? नहीं है तो ध्यान से सुनिए फिर से हमारे लेक्चर को, हमारे साथ डिस्कशन में फिर से अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिए। और पहली बात यह है कि डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के पहले अटेम्प्ट लेना है। अटेम्प्ट लिया, नहीं हुआ, देन गो थ्रू द डिस्कशन, फिर इसका उसी समय खुद से सॉल्व कीजिए, लेक्चर को रोक करके, समझ बूझ करके, एंड देन 2-4-5 दिनों के बाद फिर से बिना किसी हेल्प के दोबारा इस प्रॉब्लम को वर्कआउट कीजिए। यदि आप कर देते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके दिमाग में स्टैब्लिश हो गया 4-5 दिन के बाद भी, और नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब आपको फिर से एक बार वर्किंग करने की जरूरत है, राइट? तो इस तरीके से प्रोसीड कीजिए ताकि आपकी थिंकिंग एबिलिटी आपकी इंप्रूव करेगी, राइट? ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में, इसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट, नए प्रॉब्लम के ऊपर वर्कआउट करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हम लोग बढ़ रहे हैं आगे और अगले प्रॉब्लम के ऊपर बात करने जा रहे हैं। और ये जो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम नंबर आपका 4.30 है। ये प्रॉब्लम भी बड़ी प्रॉब्लम है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और एनसीईआरटी एडिशनल एक्सरसाइज का है, राइट? तो इस प्रॉब्लम के ऊपर भी वर्कआउट करते हैं, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कहा गया कि वही कि मैं फिगर पहले बना रखा हूँ, एक फाइटर प्लेन है फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1.5 किलोमीटर। तो ये एक फाइटर प्लेन मैंने बना रखा है, ये आपका 1.5 किलोमीटर हाइट पे है, राइट? और ये हॉरिजॉन्टली चल रहा है 720 किलोमीटर पर आवर से, राइट? पासेस डायरेक्टली ओवरहेड एन एंटी एयरक्राफ्ट गन। यहाँ पे एक एंटी एयरक्राफ्ट गन रखा हुआ है जो कि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे फायर कर रहा है। तो कहा गया कि कितने एंगल पे वर्टिकल के साथ ये एंटी एयरक्राफ्ट गन फायर करे विद दिस स्पीड 600 मीटर पर सेकेंड, जिससे कि ये जो है इस एयरक्राफ्ट को वो मार सके टू हिट द प्लेन, राइट? ये अगला क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। ध्यान से सोचिए बात को, ये चल रहा है ऐसे, राइट? और आपने स्पीड यू मान लीजिए, इसकी स्पीड u है, हालांकि स्पीड v दे रखा है तो चलिए v ले लेते हैं, जिसकी वैल्यू 600 मीटर पर सेकेंड है। इससे बेसिकली एट एन एंगल ऑफ थीटा पे फायर करा गया। अब मुझे बताइए ये कब इस एयरक्राफ्ट को जो है कोलाइड करेगा, कब मार देगा? तब मार देगा जबकि जितने देर में ये एयरक्राफ्ट ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, उतनी ही एग्जैक्ट उतनी ही टाइम में इस बुलेट जो एयरक्राफ्ट से जो फायर करा जा रहा है उसकी भी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट वही होनी चाहिए। समझिए बात को, ये यहाँ से यहाँ तक गया, बुलेट जो है वो भी उतने ही देर में यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए, बिल्कुल सेम टाइम पे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए एयरक्राफ्ट बिल्कुल इसके ऊपर से गुजरा, उसी समय बेसिकली फायर करी गई है। इसका मतलब दोनों का टाइम इक्वल होगा, इसका यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम एयरक्राफ्ट का और बुलेट का यहाँ से यहाँ तक के जाने का टाइम। यदि दोनों इक्वल है, दोनों की हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगी, तभी जाकर के गन से निकला हुआ बुलेट इस एयरक्राफ्ट को मार पाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है, क्योंकि सेम टाइम है, सेम डिस्प्लेसमेंट है, तो एयरक्राफ्ट की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वही सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बेसिकली बुलेट की होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे एंटी एयरक्राफ्ट गन से फायर करी गई है। अब मुझे बताइए, यदि इसकी स्पीड v है तो इसकी स्पीड v है, तो ये एंगल थीटा वर्टिकल के साथ, तो वर्टिकल कंपोनेंट v cos थीटा, हॉरिजॉन्टल वुड बी v sin थीटा।
हॉरिजॉन्टल विल बी v sin थीटा। समझिए बात को, v का कंपोनेंट लेंगे थीटा, तो v cos थीटा, v sin थीटा। अब चूंकि यहाँ पे along द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोई भी एक्सेस नहीं होती है, तो यही v sin थीटा से बुलेट चलता रहेगा। इस v sin थीटा की वैल्यू और इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसका तो 600 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 600 sin थीटा की वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू 720 किलोमीटर पर आवर ऑफ द बेसिकली फाइटर प्लेन, जिसको मैं यहाँ पे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। राइट, मेन पॉइंट समझिए, यदि यहाँ पे बुलेट को इस प्लेन को मारना है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो बुलेट की होगी, जो गन से फायर करी गई है, वही होनी चाहिए जो कि बेसिकली यहाँ पे फाइटर प्लेन की है। अब फाइटर प्लेन की वेलोसिटी 720 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड है और इसकी बुलेट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v sin थीटा है, तो दोनों आपस में इक्वल हो गया। इससे sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी, आप इसको कर दीजिए यहाँ पे 40 हो जाएगा, तो sin थीटा विल कम आउट 200 डिवाइड बाय 600 which will come out 1/3, राइट। 200 बाय 600 that will come out 1/3। इसका तो थीटा जो होगा sin इनवर्स 1/3, ये 600 है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा ना, 720/18 will be 40, 40 into 5 is 200, ये 600 है, तो 200/600 will come out 51/3। इसका मतलब वर्टिकल के साथ जो एंगल होना चाहिए बुलेट से फायर करे हुए बुलेट की जो है वो बेसिकली साइन इनवर्स 1/3 होना चाहिए। राइट, ये पॉइंट है यहाँ पे। की कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दोनों मतलब फाइटर प्लेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और बुलेट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों डिफरेंटली इक्वल होगी, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। अब अगली बात यहाँ पे करते हैं। अगला कहा गया कि भाई कि कितने मिनिमम हाइट पे ये पायलट फाइटर प्लेन का उसको फ्लाई करे जिससे कि ये जिस बुलेट उसे मार ना पाए। तो बुलेट की जो मैक्सिमम हाइट है उससे ऊपर होनी चाहिए। बुलेट की जो मैक्सिमम हाइट है जो कि आपके यहाँ पे u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g होगी। अब इसकी वजह क्या है, ध्यान दीजिए, मैक्सिमम हाइट जो होती है वो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होती है, बट थीटा जो एंगल होती है वो ये वाली होती है। बट यहाँ पे थीटा वर्टिकल के साथ है, दिस ओनली 90 माइनस थीटा। तो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बेसिकली बुलेट, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय 2g, दैट मींस u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। u की जो वैल्यू है, मतलब u मतलब v की वैल्यू यहाँ पे बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी 600 मीटर पर सेकंड है, sin थीटा 1/3 आ गया, तो वहां से cos थीटा प्लेस करके निकाल लीजिएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से वहां से वो हाइट आ जाएगा। उस हाइट से ऊपर प्लेन की हाइट होनी चाहिए, समझिए बात को, राइट। तो ये पॉइंट है यहाँ पे, तो मैं इसको कर भी देता हूँ, कर देता हूँ मैं। तो देखिए आपको पता ही होगा कि भाई कि यदि एक स्पीड u से एंगल अल्फा पे किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका जाए तो मैक्सिमम हाइट होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, राइट। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 माइनस थीटा, u कितनी हो जाएगी 600 मीटर पर सेकंड। तो फाइटर प्लेन की स्पीड डेफिनेटली इस हाइट से ज्यादा होनी चाहिए, तो u की जगह पे डालिए 600, अल्फा की जगह पे 90 माइनस थीटा, तो h विल कम आउट 600 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, राइट। ये वाली बात है। अब cos थीटा sin थीटा इक्वल टू 1/3 है, तो cos थीटा वहां से कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ पे सारी वैल्यू प्लेस कीजिए, वो हाइट h आ जाएगा। डेफिनेटली फाइटर प्लेन की जो हाइट होनी चाहिए इस हाइट h से थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, ताकि जो बुलेट है उसे मार ना सके, राइट। इस तरीके से आपके सामने मैंने प्रॉब्लम को डिस्कस किया है। मेरे ख्याल से सारी बातें आपको डेफिनेटली समझ में आई होगी। तो लेक्चर को लाइक कीजिए, कमेंट्स लिखिए, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को हमारे काम के बारे में बताते रहिए ताकि उनको भी हमारे काम से बेनिफिट होए और वो भी बेसिकली हमारे साथ मिलकर काम कर सकें, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में जिसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए प्रॉब्लम के ऊपर वर्कआउट करेंगे। प्रॉब्लम में कहा गया कि भाई कि एक मैं फिगर पहले बना रखा हूँ, एक साइक्लिस्ट है, वो चल रहा है भाई विथ स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर। तो ये साइक्लिस्ट बना दिया मैंने, 27 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, 27 किलोमीटर पर आवर से। एज ही अप्रोचेज ए सर्कुलर टर्न, जैसे वो सर्कुलर टर्न पे आना शुरू करता है जिसकी रेडियस 80 मीटर है, ये रेडियस हो गई, इसकी रेडियस r इक्वल टू 80 मीटर। तो सर्कुलर टर्न पे आना शुरू करता है तो वो अप्लाई करता है ब्रेक। नॉर्मली यही होता है, जब आप काफी फास्ट आ रहे होते हैं तो स्ट्रेट रोड पे तो काफी फास्ट चला सकते हैं आप,
लेकिन जैसे ही सर्कुलर टर्न आता है तो प्रैक्टिकली आप देखते हैं अपनी स्पीड को कम करते हैं ताकि आप आराम से सर्कुलर टर्न ले सकें, राइट। ये पॉइंट है यहाँ पे। तो हम लोग इसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं भाई कि ये कहा गया कि भाई को जो है ब्रेक लगाना शुरू कर दिया उसने, और ब्रेक लगाने के बाद उसकी स्पीड जो है घटनी शुरू हो गई। स्पीड जो घट रही है यहाँ पे उसकी रेट है 0.50 मीटर पर सेकंड, जिसको हम लोग बोलते हैं 0.50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो कहा गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बतानी है, ये पॉइंट है यहाँ पे। अब समझिए बात को। पहली बात, एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी को चेंज कराता है। वेलोसिटी में दो बातें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड को चेंज कराने वाले एक्सेलरेशन का नाम होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। डायरेक्शन के लिए जो चेंज कराता है, वेलोसिटी के डायरेक्शन को जो चेंज कराता है, उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे साइक्लिस्ट टर्न को अप्रोच करता है उसकी स्पीड घटनी शुरू हो जाती है। तो स्पीड घट रही है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात कर रही है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करी जा रही है। स्पीड को चेंज कराने के लिए जो एक्सेलरेशन है दैट विल बी द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, राइट। और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे रिटार्डेशन का काम कर रहा है, स्पीड को घटाया जा रहा है। अब किस रेट से, तो 0.50 मीटर पर सेकंड एवरी 1 सेकंड। एवरी 1 सेकंड के बाद 0.50 मीटर पर सेकंड घट रही है, राइट। ये मीटर पर सेकंड इसका बहुत मायने हैं। इस तरह से यूनिट को तोड़ने से मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक बोलना बात होता है, दूसरा मीटर पर सेकंड। एवरी 1 सेकंड के बाद 0.50 मीटर पर सेकंड से की स्पीड घट रही है। इसका मतलब ये है, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड एक तरह से 0.50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, राइट। तो इसके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 ऐसे हो गई, तभी तो ये स्पीड को घटाएगा। ये पॉइंट है, वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट होगा तभी तो ये घटाएगा। दूसरा, अब डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगी। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, तो सेंटर के टुवर्ड ये सेंटर हो गया एक तरफ से एसी, और एसी की वैल्यू होती है v²/r, राइट। आपको पता ही कि दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन? नेट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, सिंपल सी बात है, AT² प्लस AC²। यहाँ पे AT की वैल्यू आपकी 0.50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, AC यहाँ पे v²/r के इक्वल है। अब हमारा पर्पस है यहाँ पे v²/r निकालना, वो कैसे निकलेगा, तो स्पीड v 27 किलोमीटर पर आवर, जिसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको लिखेंगे 27 इंटू 5/18, दिस मच ऑफ मीटर पर सेकंड। 27 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, राइट। तो v कितनी हो गई, सिंपल सी बात है, देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, खुद कैलकुलेट कर लीजिए, या मैं कर ही देता हूँ। तो v इज 27, ये देखिए यहाँ पे जस्ट जिसमें अप्रोच कर रहा है उस समय का निकालना है, इसलिए अभी स्पीड घटी नहीं है। यदि कहता ना 2 सेकंड के बाद निकालिए, तब तो ये मैं भी नहीं लेता। जिसमें अप्रोच कर रहा है, तो अप्रोच इसी स्पीड से कर रहा है, और उसी से ब्रेक लगी, जिसकी वजह से ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया जो स्पीड को कम करेगा। और t = 0 पे लगाना है, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। यदि t = 2 सेकंड पे होता था तो मैं इसको 27 किलोमीटर पर आवर नहीं लेता, फिर मुझे कैलकुलेट करनी पड़ती v = u + 80 के हिसाब से, राइट। ये पॉइंट है वहां पे। तो यहाँ पे पॉइंट ये है, मतलब हमें कैलकुलेट करना पड़ता कि 2 सेकंड बाद कितनी इसकी स्पीड होगी, बट जैसे ही यहाँ पे टर्न पे एंटर करता है उसी समय की स्पीड देखनी है। तो v हो गया 27 इंटू 5/18, जो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 3 और ये 2, राइट, 9 से डिवाइड कर दिया, 15/2 मीटर पर सेकंड, 7.5 मीटर पर सेकंड, राइट। या अब AC कैसे निकलेगा जी, तो AC = v²/r, तो यहाँ पे 7.5 का होल स्क्वायर बाय रेडियस r यहाँ पे टर्न का कितना है दे रखा है ना, 80 मीटर, तो इसके 80 से डिवाइड कर दिया, दिस मच ऑफ मीटर पर सेकंड, दिस वन इज द AC। तो आपकी ये वैल्यू 80 हो गई, ये वैल्यू AC हो गई, यहाँ पे प्लेस कर दीजिए एंड गेट द रिजल्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन आ जाएगा। लेकिन साथ में यहाँ पे डायरेक्शन भी बताना है, मैंने केवल यहाँ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ ना कि डायरेक्शन बताना है। यदि डायरेक्शन बताने के लिए बोल दिया कोई बात नहीं, तो डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, जिस समय नेट एक्शन का डायरेक्शन ये 80 है, ये AC है, तो यदि एंगल ये थीटा आपको निकालना है, तो दिस tan थीटा विल बी इक्वल टू यहाँ पे दिस डिवाइड बाय दिस, यदि हमें ये एंगल निकालना है तो दिस tan थीटा विल बी इक्वल टू दिस वन डिवाइड बाय दिस वन इज द बेसिकली नेट एक्शन का डायरेक्शन, राइट। तो ये AC डिवाइड बाय 80, इस तरह से इसका डायरेक्शन निकाल लेंगे।
तो ये जो एंगल आएगा वो 80 के साथ बनाने वाला आएगा। यदि 90 माइनस दिस एंगल करेंगे तो 80 के साथ आ जाएगा। तो ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा नेट एक्सटेंशन का। तो यहाँ पे कई बातें ऐसी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअली बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है ये, राइट। तो इसके ऊपर आइए, पूरा एक तरह से नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का काफी अच्छा आइडिया देता है। तो बहुत अच्छे से इसको गहराई में जाकर के कॉन्सेप्ट्स को समझने वाली बात है, और इस प्रॉब्लम को आपको समझने के लिए थोड़ा और एफर्ट लगाना पड़ेगा कि भाई कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आखिर होता क्या है। तो दिस वन इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिससे कि आप वहाँ पे एसी और एटी के बारे में, सेंट्रीपिटल एक्शन और टेंसिल एक्शन के बारे में सीख सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं, राइट। तो मेरे ख्याल से आपको सारी बातें समझ में तो आई होगी। तो डेफिनेटली लेक्चर को लाइक कीजिए, कमेंट्स लिखिए, लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे हमारे एजुकेशन का जो आइंस्टाइन क्लासेस का चैनल, उसमें कई सारे वीडियो लेक्चर्स हैं आपके लिए अवेलेबल, उसको जरूर से उसके ऊपर वर्कआउट कीजिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हमारी साइट पे जाइए, साइट पे विजिट करके वहाँ पे स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कीजिए जो कि आपके काम के लिए है वहाँ पे, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में जिसमें कि कुछ नए कॉन्सेप्ट्स और नए प्रॉब्लम के ऊपर वर्कआउट करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जो आपका प्रॉब्लम है मोशन इन अ प्लेन। मैं आपको बता देता हूँ, मोशन इन द प्लेन जो आपका चैप्टर 4 है, उसके इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और ये काफी अच्छा प्रॉब्लम है, हालांकि ये एडिशनल एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है, और ये एडिशनल एक्सरसाइज का 4.32 अच्छा प्रॉब्लम है, मैं आपको बता दूं पहली बात। और इस तरह के प्रॉब्लम आने की पॉसिबिलिटी इनफैक्ट हर जगह पे हो सकती है। इनफैक्ट एंट्रेंस में भी आ जाता है ऐसे क्वेश्चन, और आपके स्कूल के पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट। तो ये प्रॉब्लम के ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि भाई की प्रॉब्लम को डिस्कस में पार्टिसिपेट करने के पहले जरूर से आप इसे अटेम्प्ट ले लीजिए। लास्ट प्रॉब्लम है मोशन इन अ प्लेन, राइट, ये पॉइंट है यहाँ पे। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं कराए तो। लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताते रहिए। बढ़ते हैं आगे, इस प्रॉब्लम पर वर्कआउट करते हैं। प्रॉब्लम में कहा गया कि वही कि एक प्रोजेक्टाइल है। अब वो प्रोजेक्टाइल का हमें ये कहना है कि भाई प्रूव दैट फॉर ए प्रोजेक्टाइल द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द एक्स एक्सिस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन। दैट मीन्स यदि मैं एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंकता हूं तो ये प्रोजेक्टाइल हो गया, राइट, ये हो गया यहाँ पे। मतलब ऐसे बेसिकली इसकी पाथ होती है। अब किसी वक्त पे मैं ले लेता हूँ सपोज ये वेलोसिटी v, और ये वेलोसिटी v जो है एक्स एक्सिस के साथ, क्योंकि ये आपका एक्स एक्सिस होता है, तो इसके साथ ये लेट से एंगल यहाँ पे थीटा है। यही थीटा निकालना है कि tan इनवर्स VOY माइनस GT बाय VOX है। तो इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये थीटा एज ए फंक्शन ऑफ t है, दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स, इसका मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, दिस वन इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस। तो मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे UY माइनस GT बाय UX। इससे काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। VOY की जगह पे मैं UI लिख देता हूँ और VOX की जगह पे UX ले देता हूँ, क्योंकि मतलब तो दोनों का एक ही है। This one is the initial velocity along the y-axis, this one is the initial velocity along the x-axis। तो हमारे को यही बताना है कि भाई ये प्रूफ करना है हमारे को, राइट। तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए बात को। अब क्या है कि सपोज इस जगह पे यदि वेलोसिटी Vx है, लेट्स से इस जगह पे, और ये आपका Vy along the vertical y डायरेक्शन, मतलब अपवर्ड में, राइट। और ये हो गया नेट वेलोसिटी, ऑब्वियसली बात है ये नेट वेलोसिटी, ये एंगल थीटा होगा जी, राइट। तो इस tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ Vy डिवाइड बाय Vx। क्यों, बेसिक बात है यहाँ पे, समझिए बात को। ये Vy डिवाइड बाय Vx दैट विल बी इक्वल टू सिंपली tan थीटा, तो tan थीटा हो गया Vy बाय Vx। Vx is the velocity along the x-axis of this projectile at any time t. Vy is the velocity along the y-axis of the projectile at any time t. अब मैं इसकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग। अब ये कैसे निकलेगा, आपको ये पता है कि यदि मैं इस प्रोजेक्टाइल का, चूंकि ये 2 डायमेंशनल मोशन है, तो मैं इसका x के लिए लिख देता हूँ सारी बातें, y के लिए लिख देता हूँ। What is the initial velocity of this projectile along the x-axis? That will be equal to ux along the x-axis. y-axis में इधर कितना होगा uy, this one is ux, तो ये लिख दिया मैंने। What is the acceleration along the x-axis? Simply 0। और जबकि g डाउनवर्ड होती है, ay will be equal to minus g। ये क्या कर रहे हैं हम लोग बेसिकली
इस प्रोजेक्टाइल का x कंपोनेंट लिख रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी का और y कंपोनेंट लिख रहे हैं, ताकि मैं vy और vx निकाल सकूं। हमारा मेन पर्पस है vy और vx निकालना किसी भी टाइम t पे। vy इज द वेलोसिटी एट एनी टाइम t, जो कि क्या लिखा जाएगा uy प्लस ay इंटू टी से। क्यों ये फॉर्मूला लगा रहे हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेशन यूनिफॉर्म है। अब बताइए uy की वैल्यू तो uy ay माइनस g के इक्वल है, तो इट विल इक्वल टू uy माइनस gt, राइट। तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अलोंग द y एक्सिस एट एनी टाइम t। अब मुझे यहाँ पे vx निकालना है, तो vx विल बी सिंपली ux, क्यों? क्योंकि ax की वैल्यू सिंपली 0 है, तो हम लोग vx इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ vx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। ux के इक्वल है, ax यहाँ पे 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे vx ux के इक्वल आ गया। तो दैट वे tan थीटा विल बी रिटन है uy माइनस gt डिवाइड बाय ux, hence theta will be equal to tan inverse of this one। इस तरीके से इस पूरे प्रॉब्लम को मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, आपके सामने दोनों मिल करके डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इस प्रॉब्लम को प्रोसीड करेंगे। समझने वाली बात ये है कि किसी भी मोमेंट की यदि आप डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्स एक्सिस के साथ निकालना चाहते हैं, तो वो की कॉन्सेप्ट है कि दिस tan थीटा विल बी इक्वल टू vy डिवाइड बाय vx। अब vy vx किसी भी टाइम t पे निकाल लीजिए यूजिंग बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे हम लोग प्रोजेक्टाइल में करते हैं, उसकी वैल्यू प्लेस कीजिए एंड गेट दैट, राइट। तो इस तरीके से आपके सामने मैंने इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया है। अब यहाँ पे अगले प्रॉब्लम के ऊपर वर्कआउट करते हैं, और अगला प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पे सेकंड पार्ट, बी पार्ट इसका, ये मैं हटा देता हूँ। बी पार्ट ये कर रहा है कि देखिए यदि एक प्रोजेक्टाइल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा नॉट है, ये इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा नॉट, तो प्रूव कराएं कि थीटा नॉट जो है tan इनवर्स 4 टाइम्स ऑफ hm बाय r होगा। hm इज द मैक्सिमम हाइट, r इज द रेंज। मतलब एक प्रोजेक्टाइल को स्पीड u एट एन एंगल ऑफ थीटा नॉट फेंकते हैं तो ये पैराबोलिक पाथ होती है, ये मैक्सिमम हाइट है और ये रेंज के इक्वल होता है, आपको पता ही है यहाँ पे। अब hm किसके इक्वल होता है? यदि स्पीड u है तो hm विल बी इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और रेंज r होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, राइट। ये वाली बात होती है। तो अब देखिए प्रूव करना है, यहाँ पे थीटा की जगह पे थीटा नोट है, तो यहाँ पे मैं थीटा नोट प्लेस कर देता हूँ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये है tan थीटा नोट इक्वल टू 4hm बाय r एक तरह से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू hm और r की वैल्यू यहाँ प्लेस कर देता हूँ, अपने आप आ जाएगा। या सिंपल सी बात है, hm बाय r का रेशियो ले लेते हैं, तो hm डिवाइडेड बाय रेंज r का रेशियो ले लिया। यदि लेते हैं तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नोट बाय 2g इनटू, ये ऊपर चला जाएगा, आपको पता ही है कि g बाय u स्क्वायर साइन 2 थीटा नोट, ये आपका होगा, राइट। इस तरीके से करेंगे हम लोग। ये प्रॉब्लम डिमांड क्या कर रहा है, यदि मुझे थीटा नोट निकालना है तो मैक्सिमम हाइट रेंज का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो मैक्सिमम हाइट बाय रेंज जब इसको दोनों को डिवाइड करेंगे तो यही तो आएगा, बहुत बेसिक बात है। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नोट बाय 2g इनटू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हमने लगा दिया। अब g कैंसिल आउट हो गया, u स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो एक तरह से hm डिवाइडेड बाय r किसके इक्वल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा नोट बाय 2। साइन 2 थीटा नोट को लिख दिए 2 साइन थीटा नोट कॉस थीटा नोट, तो हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा नोट डिवाइडेड बाय 2, पहले से ये लिखेंगे 2 साइन थीटा नोट कॉस थीटा नोट, तो इट विल कम आउट 4 साइन थीटा नोट कॉस थीटा नोट। अब देखिए ऊपर नीचे एक एक साइन कर जाएगा, और साइन थीटा नोट बाय कॉस थीटा नोट tan थीटा नोट के इक्वल हो जाएगा, तो इट विल बी सिंपली tan थीटा नोट डिवाइडेड बाय 4। तो tan थीटा नोट किसके इक्वल आ गया, hm बाय r आ गया tan थीटा नोट बाय 4, हेंस tan थीटा नोट विल बी इक्वल टू 4 hm डिवाइडेड बाय r, राइट। यहाँ से थीटा नोट की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 4 hm डिवाइडेड बाय r, राइट। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को प्रोसीड करेंगे। बढ़िया प्रॉब्लम है, आने की पॉसिबिलिटी बनती है आपके स्कूल के पेपर में। क्लास 11 का जो टर्म पेपर खास कर है उसमें आता रहता है ऐसे क्वेश्चन, तो डेफिनेटली इस प्रॉब्लम अच्छे से करके जाइए, प्रैक्टिस करके जाइए। सबसे पहले आप अटेम्प्ट लीजिए, हार्ड अटेम्प्ट लेने के बाद यदि आपसे नहीं होता है तो फिर आप मेरे साथ डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिए, एंड देन फिर से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। एक तो उसी वक्त पे, दूसरा कुछ दिनों के बाद 3 बार जब आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, देन आप समझेंगे कि ये पूरी बातें आपके दिमाग में बैठ गई है, राइट। कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गया है। एक तो जिस समय आपने डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया उसी में सॉल्व कीजिए, फिर दूसरी दफा फिर से 3-4 दिनों के बाद बिना सॉल्यूशन को देख के खुद से सॉल्व कीजिए। यदि आप खुद कर देते हैं तब तो आप समझ लीजिए कि आपको सारी बातें आ गई है। नहीं आई
आपको हेल्प लेना पड़ा तो किस जगह पे हेल्प लेना पड़ा, वो क्रिटिकल पॉइंट है, उसको फिर से दिमाग में स्टैब्लिश कीजिए, राइट। अब फिर से 4-5-6 दिनों के बाद 10 दिनों में फिर से आप अटेम्प्ट कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए। मतलब एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को 3-4 दफे जब बहुत अच्छे से वर्कआउट करके सॉल्व करते हैं समझ बूझ करके, तो वो आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाता है, कॉन्सेप्ट थॉरोली आपके दिमाग में आ जाता है, राइट। तो ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में जिसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए प्रॉब्लम के ऊपर वर्कआउट करेंगे।